ओनली हेडिंग बस लिखा था, राइट? तो लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहली हेडिंग लिखिए वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन लिखिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज पब्लिक बहुत कम दिखाई दे रही, क्या बात है? अभी तो छुट्टी मनाना स्टार्ट कर दिया। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, अच्छा वर्क फंक्शन का सिंबल लिख लेना फाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिख लो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर अगला लिखिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? फाई इज इक्वल टू भाई फाई एनर्जी है और एनर्जी क्या होती है? एच एफ या एच सी बाई लेमडा। तो एच एफ और एच सी बाई लेमडा। अब एनर्जी वर्क फंक्शन होगी, उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। छापिए। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, या हेडिंग नहीं लिखना आपको, इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो क्या होगा? नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इंसिडेंट एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल है, इलेक्ट्रॉन इज एमिट एंड बिकम एट रेस्ट ऑन सरफेस ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा और मेटल की सरफेस पे आके रेस्ट में आ जाएगा। इफ E is greater than work function, emitted electron will move with some kinetic energy. इलेक्ट्रॉन एमिट भी होगा और उसका मूवमेंट भी होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ।
तीन केस है। सेकंड केस क्या है? हाँ जी, सेकंड केस में लिखा है इलेक्ट्रॉन एमिट एंड बिकम एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। आपकी राइटिंग लिख रहा हूं मैं, फ्यूचर में आप भी ऐसे ही लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन इज एमिट एंड बिकम एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। और थर्ड में क्या लिखा है? एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ सम काइनेटिक एनर्जी। हुआ? वही तो बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एमिट तो हुआ, बट बस एमिट ही हुआ, एमिट होकर चला नहीं है, रुक गया सरफेस पे आके। हाँ जी, हाँ, एमिट होना मतलब निकलना। हाँ, निकल गया, सरफेस पे आके रुक गया। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से तो बाहर आ गया, सरफेस पे आके रुक गया। सरफेस से निकलना नहीं, मेटल से निकलना, मटेरियल के अंदर से निकलना। मान लो ये लकड़ी, इसके अंदर एक कीड़ा हो, वो निकल गया सरफेस पे आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से तो बाहर आ गया, सरफेस पे आ गया। तो इसको ये तो बोलना पड़ेगा ना, हाँ बाहर आ चुका है। हाँ हाँ, डिफरेंस है ना, सरफेस से निकलना अलग चीज होती है। एमिट हो जाएगा मतलब एटम छोड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन मूवमेंट नहीं होगी उसकी, रेस्ट में आ जाएगा। और एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल मूव सम विद सम काइनेटिक एनर्जी। केस थर्ड। बढ़े आगे, हेडिंग लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन E is greater than 5। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन E is greater than 5, मतलब इंसिडेंट एनर्जी किससे ज्यादा है? वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो क्या होगा बताओ, कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। बहुत सिंपल सा ही फॉर्मूला है, हाँ है ना? तो बताओ क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी HF माइनस वर्क फंक्शन HF नॉट। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट बताओ क्या बन गया? HF माइनस F नॉट। क्लियर है क्या? ऐसे भी निकाली जा सकती है, या फिर एक तरीका ये भी होगा, E इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी HC बाय लेमडा और वर्क फंक्शन HC बाय लेमडा नॉट। लेमडा है इंसिडेंट वेवलेंथ और लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोनों में से कॉमन ले लो, किसको? दोनों में से HC को कॉमन ले लो, तो 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। ये भी सॉरी, E लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी लिखना ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बताओ HC 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय, छापिए।
हो गया? लिखिए, नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट, when incident energy is greater than work function, when E is greater than phi, when incident energy is greater than work function, E is greater than phi, and the value of E is doubled, and value of E is doubled, then kinetic energy of electron become, when incident energy is greater than work function, E is greater than phi, and value of E is doubled, incident energy की वैल्यू को क्या करते हो? डबल. Then kinetic energy of electron become more than double. Then kinetic energy of electron become more than double. डबल से ज्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना लेना. बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं, अभी तक भी गलत कर रहे हैं रिपीटर्स, 3-4 टेस्ट होने के बाद भी. फ्रीक्वेंसी डबल होती, डबल करके आ जाते हैं. मोर देन डबल. अगला पॉइंट लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is based on, photoelectric effect is based on particle nature of wave. Particle nature of wave or वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, और वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. ये क्या चीज होती है? वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. इस पे ही बातें करेंगे. देखिए, समझते हैं अब नोट जो आपने लिखे हैं पॉइंट्स उनको. उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे जो वेव नेचर को सपोर्ट करते थे, उनका ये मानना है कि ये जो मेटल प्लेट है इसके ऊपर जो वेव इंसिडेंट होती है, वेव फ्रंट आते हैं. वेव फ्रंट आते हैं मतलब वेव फ्रंट कैसे होते हैं? एक सरफेस होती है वेव फ्रंट, मतलब एनर्जी सरफेस के फॉर्म में आ रही है. और पार्टिकल नेचर वाले जो लोग थे वो बोल रहे थे कि नहीं, वेव फ्रंट नहीं आते हैं. क्या आते हैं? एनर्जी के बंडल्स आते हैं. ये पार्टिकल नेचर वाले हुए और ये वेव नेचर वाले हुए. अब मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को एक, कि मान लो इस क्लासरूम के अंदर हम 50 लोग बैठे हुए. हम 50 हो गए इलेक्ट्रॉन. हम 50 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन. और ये क्लासरूम हो गया मेटल प्लेट. ये क्लासरूम क्या हो गया? मेटल प्लेट. हाँ, जा रहा हूं, एक मिनट. हाँ, तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो क्या, कि ये क्लासरूम हो गया एक मेटल, ठीक है. और मान लो ये उस गेट से बाहर जाने के लिए हमको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी चाहिए, वो मान लो 50 रुपए है. कि एक व्यक्ति को 50 का, हमारा वर्क फंक्शन है 50 रुपए, कि एक व्यक्ति को 50 रुपए मिलेंगे तो वो गेट से बाहर जाएगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं जाएगा. और मान लो 30 रुपए दिए तो नहीं जाएगा, रख लेगा. ठीक है, 50 दिए तो जाएगा और वहां गेट पे जाके खड़ा हो जाएगा. भाई इंसिडेंट एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा, लेकिन सरफेस पे जाके रुक जाएगा. और 100 रुपए दे दिए तो ठीक है भागेगा, और ज्यादा दे दिए तो और ज्यादा दूर तक भागेगा. तो कितनी जितनी ज्यादा काइनेट, जितनी ज्यादा इंसिडेंट एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी?
काइनेटिक एनर्जी। अब जो वेव नेचर वाले लोग हैं ये बोलते हैं कि वेव फ्रंट आ रहा है ऊपर से। ऐसा मान के चलो कि ऊपर से जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है हमारे ऊपर, 1 सेकंड में 500 जूल एनर्जी आ रही है, मतलब 500 रुपए आ रहे हैं। 1 सेकंड में कितने रुपए आ रहे हैं? 500 रुपए मान लो आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है। 400 रुपए मान ले चलो, 1 सेकंड में 400 रुपए आ रहे हैं। अब जो, या 500 मान के चलते, चलो 500 रुपए आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो वेव नेचर वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि जो एनर्जी आ रही है वो एक सरफेस के रूप में फैली हुई आ रही है, मतलब सरफेस के फॉर्म में आ रही है, भाई फैली हुई एनर्जी है, एक सरफेस है। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज अ सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो वो जो 500 रुपए आएंगे, हम 50 लोग क्या करेंगे, उसमें से एक के हिस्से में कितने आएंगे? 10 रुपए। 10 मैंने रख लिए, 10 आप सब ने रख लिए। अब हमको वर्क फंक्शन मिला क्या? नहीं मिला। अगले सेकंड में फिर एक इंसिडेंट एनर्जी आएगी, सरफेस आएगी, सरफेस में के फॉर्म में आएगी, तो फिर 500 रुपए आएंगे, फिर 50 लोगों में हिस्सा होगा, फिर सबके हिस्से में 10-10 आएंगे। अब हम सबके पास हो चुके हैं 20-20, ठीक है। फिर तीसरे सेकंड में 30 हो जाएंगे, चौथे सेकंड में 40 और 5वें सेकंड में 50। जैसे ही 5वें सेकंड वाला वो एनर्जी आएगा, हम सबको 10-10 रुपए मिलेंगे, तो हमारे पास 50 हो जाएंगे। सबका वर्क फंक्शन पूरा हो गया, सब इकट्ठा अपन दौड़ेंगे किधर की तरफ? गेट की तरफ। वर्क फंक्शन मिल गया तो हमको एमिट होना है, हमको बाहर जाना है, वहां गेट पे जाके रुकना है। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसा बोलते हैं कौन? वेव नेचर वाले। तो वेव नेचर वालों के हिसाब से ये होना चाहिए कि मान लो किसी सरफेस, किसी मेटल प्लेट को धूप में ले जाके रखा आपने, तो उस पे लाइट आ रहा है सब में बराबर बराबर बढ़ते जा रहा है, फिर लाइट आया, फिर सब में बराबर बराबर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे क्या हुआ कि सब में बराबर बराबर लाइट बढ़ते जाएगा, और जब सबकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से जैसे ही क्रॉस करेगी, फिर अचानक से एक साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। जब भी किसी मेटल प्लेट को धूप में ले जाकर रखते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो बोले आप झूठ बोल रहे हो। वेव नेचर को इसीलिए सपोर्ट नहीं करता कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इनसे पूछा कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? बोले हम बताते हैं। एक्चुअल में लाइट वेव के फॉर्म में आ ही नहीं रहा। एक्चुअल में लाइट किसके फॉर्म में आ रहा है? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। वो 500 जूल एनर्जी जो 1 सेकंड में आ रही है, वो 500 जूल एनर्जी ऐसे नहीं आ रही है पूरा है कि सरफेस के फॉर्म में आ रही है। उसमें ना 80 जूल के, या आप और कुछ डेटा मान के चलो कि 50 जूल के अपन मान, या 100 जूल के माने 100 जूल के उसमें 5 बंडल्स आ रहे हैं। 100 जूल के कितने बंडल्स आ रहे हैं? 5। बोले 5 बंडल आएंगे पहले सेकंड में। हम 50 लोगों में से किन्हीं भी 5 लोगों को वो 5 बंडल मिलेंगे। जैसे मुझे मिल गया 1 बंडल, ठीक है। मेरा वर्क फंक्शन कितना था? 50। मुझे मिल कितने रुपए गए? 100। तो मैं लेके निकल लूंगा। तो एक साथ कितने लोग निकलेंगे यहां से बाहर? 5 लोग हम यहां से बाहर चलेंगे। क्लियर है क्या बात? समझ में? तो 5 लोग एक साथ जो है वो गेट से बाहर हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे, अगले सेकंड का इंतजार करेंगे। भाई एक व्यक्ति को 1 बंडल मिलेगा और उसको लेके वो 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन, पार्टिकल नेचर वाले बोलते हैं 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को मिलता है, उसको एब्जॉर्ब करके वो सरफेस से बाहर आ जाता है। इंतजार नहीं करेंगे कि बांट लो पहले सब आपस में, उसके बाद फिर एक साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होता। बोले इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होगा। धूप में ले जाके रखो प्लेट को आप, लाइट आया, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए दिखेगा आपको। जिस इलेक्ट्रॉन को तुरंत मिला फोटोन, वो उसको लेके बाहर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जो वेव नेचर वाले बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सच में भी यही देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटली ये देखने को मिला कि प्लेट को जैसे ही ले जाके रखते हैं लाइट के अंडर में, ठीक है, तुरंत इलेक्ट्रॉन, इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन का एमिट होना इस बात का प्रूफ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को क्या करता है? सपोर्ट करता है। मतलब वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता है कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसको सपोर्ट करता है? पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या प्रूफ है आपके पास, तो बोले किसी भी मेटल प्लेट को जिसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन रखा है ना। मेटल प्लेट पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। बोले किसी भी मेटल प्लेट को आप लाइट में ले जाके रखते हैं तो तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। इंस्टेंटली फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे वो फोटोन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को मिला वो निकल लिया, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिला वो निकल लिया। आया समझ में कि नहीं आया? क्या प्लेट में से एमिट होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन, प्लेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और ये बहुत सारे फोटोन आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सब सेम एनर्जी के साथ निकलेंगे क्या? नहीं।
एनर्जी क्या होगी इनकी, डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो फिर हमने वर्क फंक्शन क्या पढ़ा, तो फिर तो एक ही मेटल के बहुत सारे वर्क फंक्शन हो जाएंगे। किसी इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और किसी इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो एक ही मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। वर्क फंक्शन हम वो मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो वैल्यू उसको बोला जाता है क्या, वर्क फंक्शन। बाकी बिल्कुल सही बोला आपने कि किसी भी मेटल में से सभी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेम एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता सच्चाई में। क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या बोलोगे? ये भी पूछा जाता है असर्शन रीजन में कि जब हम एक ही मेटल पे एक जैसा लाइट इंसिडेंट करते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ क्यों निकलते हैं? क्योंकि मेटल में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनको 50 का नोट भी मिल जाए तो निकल जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनको 100 भी मिले तो नहीं निकलेंगे। अपने काम से काम रखना है, ठीक है। तो वो दिक्कत है कि सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, सेम एनर्जी लेवल पे सबको एमिट होने के लिए बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको पैसे मत दो, ठीक है, बस बोल दो कि निकलना है तो निकल जाएंगे, तो कुछ बिना एनर्जी के ही निकल जाते। बात समझ में आ रही क्या? तो वो चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब अब वर्क फंक्शन किससे डिसाइड हुआ? फिर जो मिनिमम वाला है। इस क्लासरूम में मिनिमम एनर्जी जिसको चाहिए बाहर जाने के लिए, उसके लिए एक्चुअल में वर्क फंक्शन यूज होता है। बात समझ में आ रही क्या? तो ये चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। अगर कोई आपसे रीजन पूछे कि पार्टिकल नेचर को क्यों सपोर्ट करता है, तो क्या बोलोगे कि जैसे ही किसी मेटल प्लेट को हम लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली एमिट होते हैं। उससे प्रूफ होता है कि जी, हाँ जी। अब दो चीज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाएं तो क्या होगा, मतलब लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या होगा, और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दें तो क्या होगा। इंटेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या फर्क पड़ना है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए और इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या इंपैक्ट आता है? देखिए, ये तो पक्का पता चल गया ना कि पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। अब हम जितने भी आंसर दे रहे हैं पार्टिकल नेचर के हिसाब से दे रहे हैं। किसके हिसाब से दे रहे हैं? अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, तो उल्टा टिक करके आना है। हम सच्चाई पढ़ रहे हैं, अगर वेव नेचर के हिसाब से आंसर पूछे जाए तो आपको झूठ बोल के आना है। क्यों? क्योंकि ये वेव नेचर को सपोर्ट करता ही नहीं है। करते नहीं है तो आंसर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम बातें वो कर ही नहीं रहे वेव नेचर की, पार्टिकल नेचर पे चलते हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटोन रिमेन कांस्टेंट। नंबर ऑफ फोटोन रिमेन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन तो लिखें, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड रिमेन कांस्टेंट। भाई एक सेकंड में इंसिडेंट होने वाले फोटोन का नंबर क्या रहेगा? कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब जो हम एग्जांपल लेके चल रहे थे कि 500 रुपए आ रहे हैं एक सेकंड में, मान लो लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाए तो नोट 5 ही आएंगे, लेकिन 100 के नहीं आएंगे, 200 के आएंगे। अब तो उससे क्या होगा? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? भाई 5 बंडल आ रहे हैं, है ना? तो 5 बंडल आ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे। पहले कितने निकल रहे थे? क्योंकि पहले भी एक सेकंड में 5 ही फोटोन आ रहे थे, अभी भी एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड रिमेन कांस्टेंट। नंबर नहीं बढ़ेगा फोटोन का, लेकिन एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले वो जो 5 बंडल आ रहे थे, पहले वो जो 5 नोट आ रहे थे वो 100 के आ रहे थे, अब 200 के आ रहे। हाँ है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब हम बाहर निकलेंगे, हमारा वर्क फंक्शन कितना था? 50। तो जब 100 का नोट आ रहा था तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी बच रही थी? 50। ठीक है, अभी कितनी बच रही है? 150। तो क्या इंक्रीज होगा? भाई ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू
अभी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भैया? करंट क्या होती है आप ही बता दो। अरे करंट क्या होती है भाई? बेसिक डेफिनेशन तो बोल दो एटलीस्ट। रेट ऑफ चार्ज फ्लो, वेरी गुड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो पहले एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे? 5। अभी कितने जा रहे हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उतना ही होगा, Q इक्वल टू एनी। तो एक सेकंड में जितना चार्ज मेटल से बाहर आ रहा था उतना ही चार्ज मेटल से। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं वो क्या है? कांस्टेंट। नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट होने के चक्कर में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ये तो लिख दिया काइनेटिक एनर्जी तो है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि करंट होती है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू एन ई। एन क्या होता है? नंबर। पहले भी 5 आ रहे थे, अभी भी 5 आ रहे, तो करंट का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिमेन कांस्टेंट। भाई एनर्जी कांस्टेंट है, नोट 100 के ही आएंगे, लेकिन नोट 5 की जगह 8 आएंगे इंटेंसिटी बढ़ाने पे। क्या बढ़ गया? फोटोन का नंबर बढ़ गया, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ रही। पहले भी 100 रुपए के नोट आ रहे थे, अभी भी 100 के नोट ही आ रहे हैं। एनर्जी में कोई चेंज? इंटेंसिटी पहले 5 नोट आ रहे थे, अब 8 नोट आ रहे हैं, तो क्या होगा? पहले 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पहले 50 एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे थे, अब भी 50 से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन भी वही है और इंसिडेंट एनर्जी 100 है। भाई वर्क फंक्शन 50 है और इंसिडेंट एनर्जी क्या है? 100 है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगा? वही 50 वर्क फंक्शन में चले गया, बचा कितना? वही है। बाहर जाने के बाद में जो अमाउंट बच रहा है वो तो वही बच रहा है, पहले भी वही बच रहा था। कोई एनर्जी थोड़ी ना बढ़ गई कि जो एक्स्ट्रा बचेगा, कुछ इधर बचता है एक्स्ट्रा। 100 का नोट 200 में कन्वर्ट हो गया था, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन था। या तो कुछ नहीं मिले या ज्यादा मिले। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके चक्कर में बताओ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ क्या टिक कर क्या होगे? रिमेन कांस्टेंट। और फोटोन बढ़ने से आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अब आगे हम एक हेडिंग पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, आगे हम एक हेडिंग पढ़ते हैं। क्या हेडिंग पढ़ते हैं कि जो एक तो हो गई फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में भी हम अगला एक्सपेरिमेंट वही पढ़ने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको क्या लगाना होता है? पोटेंशियल। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू उतना। मान लो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए 5 वोल्ट की एनर्जी लगेगी। इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी, ठीक है। और इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू था वो 2 मिली एम्पियर था। वो कितना था? 2 मिली एम्पियर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट था। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था? 4 वोल्ट। अगर मैंने लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, ठीक है, इंटेंसिटी डबल कर दिया, तो बताओ ये दोनों वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी डबल करने पे किसको फर्क नहीं पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है कौन? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू डबल हो जाएगा। तो 2 मिली एम्पियर से कितना हो जाएगा बताओ? तो अब आंसर आएंगे 4 मिली एम्पियर और 4 वोल्ट। 4 मिली एम्पियर, और अगर लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए तो, और मान लो इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो
तो फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो करंट कितनी हो जाएगी भाई? करंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी डबल होगी? नहीं, डबल से भी ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी डबल करते ना तो उसका सही आंसर पता क्या होता? मोर देन 8 वोल्ट। और लोग क्या टिक करके आते हैं? 8 वोल्ट। मैंने बोला था ना ये गलती होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मोर देन 2 टाइम्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? मोर देन 2 टाइम। पहले 4 वोल्ट था, तब 8 हो जाएगा या 8 से ज्यादा? 8 से ज्यादा वाला ऑप्शन टिक करके आना। 3 ऑप्शन डले होते हैं, लेस देन 8 वोल्ट, ग्रेटर देन 8 वोल्ट, इक्वल टू 8 वोल्ट, इनसफिशियंट डेटा। ठीक है, तो क्या टिक करके आना है? 8 वोल्ट से कुछ नहीं बोला जाए, ऑप्शन में नहीं हो ग्रेटर देन 8 वोल्ट तो फिर मजबूरी में 8 वोल्ट टिक करना होता है, अदरवाइज। आया समझ में कि नहीं आया स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी? आगे जाके समझेंगे अपन। ये छापिए, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। रख दीजिए आंटी, ये रख दीजिए। हो गया, बढ़े आगे। लिख लिया था नहीं लिखा?
अब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट है, उसको समझते हैं। देखिए यहां एक प्लेट लगाई गई है, और इस पे हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, और यहां एक और प्लेट लगाई गई है जो यहां से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है। यहां इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इस पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाया, लाइट आने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कलेक्ट होकर वहां पहुंचेगा, और इन दोनों प्लेट को हमने एक्सटर्नली जो है वो कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक्सटर्नली दोनों प्लेट को कनेक्ट किया हमने, एक कुछ भी गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा के। क्या लगता है आपको, यहां लाइट आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे तो करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ऑपोजिट होता है करंट, तो क्या ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी सर्किट में? बोली हाँ या ना। लेकिन क्या उस प्लेट से निकलने वाले सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच पा रहे होंगे? क्या सारे इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं? सबकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती, क्यों? क्योंकि सबकी निकलने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो, सबको सेम एनर्जी नहीं चाहिए। आपने जो लाइट डाला उसमें कोई ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, कोई कम। ऐसा मान के चलो 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन उस 100 में से 40 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच पा रहे हैं केवल, हाँ है ना? तो 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। अभी 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं हम उनको भी खींच के लाएंगे। हमने एक बैटरी लगा दी, इसको कर दिया प्लस, और इसको क्या कर दिया, जैसे ही किया प्लस से माइनस की तरफ क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ निकल एमिट हुआ था, लेकिन वो एनर्जी इनफ नहीं थी यहां से यहां पहुंचने के लिए, रास्ते में गिर जा रहा था। यहां से यहां पहुंचने के लिए मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन के लिए जितना वोल्ट उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वोल्ट की बैटरी जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करेगी तो एमिट होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी। 1 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से निकल रहे हैं सबको मिल रहा है 1 वोल्ट। भाई सब फील्ड तो सबके लिए आई ना, तो सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होंगे। कितनी है काइनेटिक एनर्जी, कितनी मिलेगी सबको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए मान लो 4 चाहिए, कितनी चाहिए? तो जिसके पास 3.5 थी पहले से, उसको एक और मिल गई बैटरी लगने पे, तो वो तो पहुंच गया प्लेट पे। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी एनर्जी, उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिल गया, वो भी पहुंच गया। जिसके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो पहुंचा क्या? जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो पहुंचा क्या? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो पहुंचा क्या? नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो पहले 40 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे, हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे, 100 में से 50 फिर भी बच जा रहे। तो हमने बोला बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट कर दो। बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट किया, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने लग गए। तो अब 2.5 वोल्ट वाला भी पहुंचने लगा, 2 वोल्ट वाला भी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसकी एनर्जी थी वो भी, भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास थी और 2 वोल्ट की बैटरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दे देगी तो टोटल 4, तो वही पहुंचने लगे। तो 50 की जगह 70 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। 70 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो उस प्लेट से इस प्लेट पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो सर्किट में करंट का वैल्यू ज्यादा फ्लो होगा, तो करंट और बढ़ गई। हमने वोल्टेज और बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 90 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए। वोल्टेज और बढ़ाया, 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गया। बस जब पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे इस प्लेट से उस प्लेट पे, उसके बाद आप वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचा पाओगे क्या? भाई जितने 1 सेकंड में एमिट हो रहे हैं सब भेज दिए आपने, तो इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो करंट अपने, भाई पहले वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, करंट बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी जिसपे करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप कितना ही वोल्टेज बढ़ाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा?
बताओ जरा मुझे, मैं इधर लेके चल रहा हूं क्या वोल्टेज, और इधर करंट। जब वोल्टेज जीरो था, जीरो, तब करंट कुछ थी। विदाउट बैटरी के भी 40 इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे थे वहां पे। कुछ इलेक्ट्रॉन 30-40 इलेक्ट्रॉन तब भी ऐसे थे जिनकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी, और वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। बैटरी नहीं होने पर भी करंट कुछ ना कुछ था। मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, ऊपर से थोड़ा। फिर मैंने वोल्टेज बढ़ाया तो क्या करंट बढ़ रही थी? हाँ। कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी? बोले नहीं, एक लिमिट ऐसी आएगी जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचने लगेंगे। तो पहले वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका नाम रखा गया फिजिक्स में सैचुरेशन करंट। इसको क्या बोला गया? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब इससे ज्यादा करंट आप फ्लो नहीं करवा सकते। आप चाहते हैं इससे भी ज्यादा करंट फ्लो, क्या करना चाहिए? आप चाहते हैं करंट का वैल्यू इससे भी ज्यादा हो, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या लग रहा है आपको? 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वहां से, और एक सेकंड में पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दे रहे हो, तो उसके बाद और करंट कैसे बढ़ाओगे? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसको पहुंचाओगे? बोले कभी इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा दें तो बोले इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए आपको फोटोन बढ़ाने पड़ेंगे, और फोटोन बढ़ाने के लिए आपको ये जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसकी इंटेंसिटी कर सकते हैं ये काम। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाओ, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो 100 की जगह 120 एमिट होंगे, 120 एमिट होंगे तो 120 जाएगा, तो जो सैचुरेशन करंट है वो ऊपर चले जाएगी, बढ़ जाएगी। सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ा सकते हो कैसे? विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा के ये काम आप कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं? आ गया। फिर अगली बार क्या किया? अगली बार ये किया कि सभी इलेक्ट्रॉन को पहुंचा के देख लिया, एक बार रोक के देखते हैं। इस बार क्या करने जा रहे हैं हम? बोले जो 40 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच रहे ना, उसको हम, इस बार हमको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनको रोकना है। मैंने बोला ठीक है। बैटरी का पोलैरिटी तो चेंज करना, क्या करना हमको? देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होकर इधर जा रहा है, ठीक है, तो करंट हम इस डायरेक्शन में मान के चल रहे थे। अब हमने क्या किया? ऐसे बैटरी लगा दिया। ऐसे बैटरी लगाने से ये प्लस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इधर आ जाएगी, ये अंदर आएगी फील्ड, है ना। अब जो बैटरी नहीं लगाई थी जब हमने, तब कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे क्या? मतलब एमिट तो 100 हो रहे हैं अभी भी, तब भी हो रहे थे, पर 40 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पा रहे थे। कितने पहुंच पा रहे थे? विदाउट एनी बैटरी, बिना किसी बैटरी के 40 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे। अब हमने बैटरी लगा दिया ऑपोजिट। इस बार बैटरी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं दे रहा जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन के। भाई एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन ओनली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ निकला था वहां से, जो ओनली इस प्लेट पे पहुंच पा रहा था, और आपने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो उस बेचारे की 4 से एनर्जी कितनी हो गई? 3। इस बार आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी था, उसको 1 वोल्ट की बैटरी ने कितना बना दिया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। जिसके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा एनर्जी था, वो पहुंच जाएंगे। तो जो 40 पहुंच पा रहे थे, 40 नहीं पहुंचेंगे, अब थोड़ा कम हो जाएंगे, 25-30 इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन हमें काम ये दिया गया है कि आपको 25-30 नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचने देना है। देखिए अब कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि इधर से इलेक्ट्रॉन एमिट होके इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होके इधर आ रहे हैं। बोले इतना पोटेंशियल लगाओ कि एक भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पे नहीं पहुंच पाए। उस पोटेंशियल की वैल्यू का नाम ही क्या रहेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो जो सभी इलेक्ट्रॉन को रोक दे, जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे सबको रोक दे। बोले यार अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना है तो इतने झंझट क्यों पाले? कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 100 में से उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के लाओ जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। 100 में से उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढो जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर उसको हमने रोक दिया
तो बाकी सबको तो रुकना ही पड़ेगा भाई। जिसके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, मान लो एक आ रहा है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, उसको ही रोक दिया आपने, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वालों को तो रुकना ही है। फिर बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम क्या टारगेट बनाते हैं कि यार जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हमको रोकना है, और वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपना? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसको रोकने के लिए जो वोल्टेज लगाना होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ काइनेटिक एनर्जी और वोल्टेज में क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू क्यू वी। अरे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। और वोल्टेज किसका? ये पोटेंशियल क्या हो गया? ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में रखना है? इन जूल। और मान लो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुई तो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतने वोल्ट। वो तो बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले की अगर किस में हुई? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी हो जाएगी। जितने वोल्ट उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा उतने ही वोल्ट। वो तो जूल में हुई तो लिखना पड़ेगा फिर K इक्वल टू क्यू वी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपसे बोल दिया जाए कि भाई जो 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ चल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 15 वोल्ट, कितना आएगा? पर ऐसा बोल दिया कि नहीं 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 जूल के साथ चल रहा है, तो फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दे तो बहुत ही अच्छा आंसर है, जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतने वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की कहानी। ग्राफ बनाते हैं किसमें? पोटेंशियल में और करंट में। क्या पोटेंशियल जीरो था तब भी कुछ करंट थी? हाँ। और इस करंट को जीरो करने के लिए हमको पोटेंशियल ऑपोजिट साइड पे लगाना पड़ा माइनस में। तो करंट को जीरो करने के लिए हमने ऑपोजिट साइड पे क्या लगाया? पोटेंशियल लगाया। और इसी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो पिछला ग्राफ और ये ग्राफ है, दोनों को मिला के अगर मैं एक ग्राफ बनाने जाऊं तो कहानी कुछ ऐसी आती है। दोनों का एक कॉमन ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं पोटेंशियल और करंट के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है। समझ में आया? ये करंट सैचुरेशन करंट, ये पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है क्या? मान लो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब अगर मैं लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, लाइट का क्या बढ़ाता हूं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे डिसाइड होगा? अरे भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किससे जुड़ी हुई है? फ्रीक्वेंसी से। हाँ है ना? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट लगेगा। अब इन पे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जैसे मान लो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं करंट और अपने पोटेंशियल में, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, 3, क्या लगता है आप लोगों को? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो तीनों केस का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3। बोलो हाँ या ना? और इंटेंसिटी I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन, I करंट नहीं है यहां पे, ध्यान रखना। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 3 ग्राफ जिसके लिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका सैचुरेशन करंट ज्यादा है, और ग्राफ 2 है उसका और कम, और 1 का सबसे कम। फिर मान लो पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ऐसा बना दिया जाए। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का है, ये 2 का और ये, और सैचुरेशन करंट तीनों का क्या है? सेम है। और सैचुरेशन करंट अगर सेम है तो बताओ इंटेंसिटी तीनों केस में क्या है? इंटेंसिटी क्या है? और फ्रीक्वेंसी
लाइट का फ्रीक्वेंसी, भाई जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा रहा होगा, तो फ्रीक्वेंसी थर्ड केस की ज्यादा आएगी और वन की सबसे। आया समझ में कि नहीं आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे डिसाइड होगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से। और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेचुरेशन करंट है, वो किससे डिसाइड होगी? हाँ जी, इंटेंसिटी से। तीन ग्राफ है आपके सामने, बोलो इंटेंसिटी का ऑर्डर बोलो। 1, 2, ये तो हो गया इंटेंसिटी का ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी का बोलो जरा। 3, समझ में आया क्या? फ्रीक्वेंसी इधर से डिसाइड कर रहे हैं, इंटेंसिटी यहां से डिसाइड होगी। बनाइए अब जल्दी फटाफट। हेडिंग कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। हाँ, आप पूछ रहा हूँ ना। टेस्ट कितने लोग दे रहे हैं आप में से? रुकना एक मिनट, है ना, काउंटिंग में टाइम लगेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 2, 11, वो नहीं दे रही क्या? 11 बोल के गई, 12, 12, 14, 15, 3, 18, 2, 20, 20 लोग, ठीक है। टेस्ट पेपर किस चीज का है? क्या बात है? वही जो कल की थी। हो गए?
हो गया। बुक है क्या, एमटी जी है? बच गया था क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो उतने ही वोल्ट, और जूल में दिया हो तो ईवी करके निकालना पड़ेगा। हो गया अभी? हो गया। हो गया था, नहीं हुआ था? बुक है? अपनी लास्ट हेडिंग बची हुई है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स बचेगा केवल। लास्ट हेडिंग अपना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पेज नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7,
10, 11, 12, 14, 18, 26, 31, 32, 1। यार इतना समझ, हाँ। एक्सट्रैक्ट क्लासिक का तो आपको 1 से लेके 25 पूरा करना है। क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन जो है ना 1 to 25 पूरा करना है। और कॉम्पिटिटिव के भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाना भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी हेडिंग है जो 90%, 95% चांस है कि नीट में क्वेश्चन आपको निकाल के देगी। आज का कंटेंट आता ही आता है, इस पे कुछ ना कुछ तो पूछते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम बना लेते हैं, बाकी बातें अपन कल करेंगे इस पे। आज एटलीस्ट वही काम कर लें जो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, थ्री, 4, 5, 6, 7। एनर्जी गैप आपको कम करते हुए बढ़ना है ऊपर जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो 1 पे जब आए, कहीं से भी आए, आना कहां चाहिए? 1 पर आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन 1 पे आए तो ये सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लाइमैन सीरीज। इलेक्ट्रॉन 2 पे आए तो पास्चन। डिफरेंट।
हम्फ्री। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पेफंड, हम्फ्री। ये कौन से रीजन में होती है? अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल, ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। होता क्या है ये? क्या चीज है? नहीं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर क्या है ये? लाइमन, बामर, क्या लाइन है? सीरीज तो है, लेकिन क्यों बनाई है? क्या बनाया अपन ने? एग्जैक्टली क्या चीज है ये? हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब तो होती हुई कहीं भी नहीं दिख रही मुझे। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कहां मूव करता है? हाँ जी, तो क्या होता है? तो एनर्जी तो रिलीज होती है, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ती है, अंदर आने पे एनर्जी घटेगी, तो वो रिलीज होगी। तो क्या करो उस एनर्जी का? बनाइए, डायग्राम बनाइए, कल चर्चा करते हैं क्या है ये। बाकी क्वेश्चंस तो इसके भी बना ही सकते हो आप लोग, केमिस्ट्री में बनाए होंगे। 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्र 1/n1 स्क्र माइनस 1 रीडबर्ग फॉर्मूला याद आ रहा हो तो। मिलते हैं कल।